हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज के अंदर। दिस इज लेक्चर नंबर 62। इस लेक्चर के अंदर हम ये सारे टॉपिक्स आपके सामने जो है वो कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ गया। विदाउट वेस्टिंग योर सिंगल मिनट, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज 5 आईज। 5 आईज क्या है? एक इंटेलिजेंस अलायंस है, ठीक है, कुछ कंट्रीज के बीच में इंटेलिजेंस अलायंस है। आइए पहले ही समझते हैं कि न्यूज के अंदर क्यों है। हरदीप निज्जर नाम के एक रेजिडेंट थे कनाडा के अंदर, राइट। वो कनाडा के अंदर रहते थे, राइट। उनकी डेथ हो जाती है, उनका मर्डर कर दिया जाता है, राइट। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो भारत के ऊपर इसका इल्जाम लगाते हैं कि भारत, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर जो है वो खालिस्तानी ग्रुप से एसोसिएटेड थे, इसलिए भारत ने उसको मरवा दिया, राइट। और इस इंटेलिजेंस शेयरिंग के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से रिलेटेड एक अलायंस जो होती है, दैट इज नोन एज 5 आईज अलायंस, ठीक है, जिसके बारे में जो हमारा टॉपिक है उसने इंफॉर्मेशन गैदरिंग करी है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। तो हम भी समझते हैं 5 आईज है क्या, ठीक है, ये हमारे लिए प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 5 आईज इंटेलिजेंस अलायंस जो है ना, एक तरह से कुछ कंट्रीज की अलायंस है, कुछ कंट्रीज का ग्रुप है जो कि इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। देखो, इसका स्टार्ट जो होता है वो होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम डिसाइड करते हैं 1946 के अंदर कि भाई हमारी जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना, वो आपस के अंदर अनरिस्ट्रिक्टेड इंटेलिजेंस फ्लो रहे, उसके अंदर मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस रहे, कि जो आपकी एजेंसीज के पास इंटेलिजेंस है वो हमारी एजेंसीज के पास उनको पहुंचानी होगी, और हमारी एजेंसीज के पास जो इंटेलिजेंस है वो आपकी एजेंसीज को हम पहुंचा देंगे। ये अनरिस्ट्रिक्टेड इंटेलिजेंस एक्सचेंज यहाँ पर, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पर करने की बात करी गई, ठीक है। अब ये 1946 का टाइम चल रहा है। 1946 मतलब कोल्ड वार का टाइम चल रहा है। कोल्ड वार के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज इनके पास क्या था? सोवियत यूनियन का चैलेंज था, सोवियत यूनियन का, यूएसएसआर का, राइट। यूएसएसआर का इनके पास चैलेंज था। इसको ओवरकम करने के लिए ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हमको अपनी इंटेलिजेंस आपस के अंदर शेयर करनी चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब ये ग्रुप जो है, अभी तो यूएसएसआर का कोलैप्स हो चुका है, ठीक है, आप यहां पर ये समझ सकते हैं यूएसएसआर का कोलैप्स हो चुका है। अब ये ग्रुप टेररिज्म के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन, जैसे चाइना के अगेंस्ट में इंफॉर्मेशन, ठीक है, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना हो रहा है, तो उसको एक सिक्योरिटी चैलेंज है। तो ये ग्रुप जो है वो इस तरह की इंटेलिजेंस शेयरिंग करता है। अभी देखिए, इसका नाम है 5 आईज। तो हुआ क्या था? स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि 1946 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूके ने इसको स्टार्ट करा कि हम अपनी एजेंसीज को बोलेंगे कि इंटेलिजेंस को एक तरह से अनरिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन का फ्लो यहाँ पर हमारी एजेंसीज के बीच में चलना चाहिए। इसके बाद 1948 के अंदर कनाडा भी चिपक गया, ठीक है। कनाडा ने बोला भैया मेरे को भी ले लो साथ में, क्योंकि मेरे को भी क्या है, कोल्ड वॉर पीरियड के टाइम पर मेरे को भी क्या कर रहा है, मेरे को भी डर लग रहा है किससे, यूएसएसआर से, तो मेरे को भी इंटेलिजेंस आप लोगों की चाहिए, मैं भी आपको कोई भी इंटेलिजेंस होगी तो मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा। इसके बाद फिर आप देखेंगे बाद में 1956 के अंदर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इसका पार्ट बन जाते हैं। अब देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, ठीक है, फिर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये कितनी कंट्रीज हो गई? 5 कंट्रीज हो गई। तो जो भी फाइल यहाँ पर बनेगी, ठीक है, ये 5 आंखें इसको देख पाएंगी, 5 आईज ओनली। छठी आंख देख ही नहीं पाएगी, ऐसी इंफॉर्मेशन का फ्लो यहाँ पर होगा। तो 5 आईज का मतलब कि 5 आंखें इसको देख सकती हैं, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन एक आंख के पास होगा वो दूसरी आंख के पास होगा, तीसरी के पास होगा, चौथी, पांचवी, सबके पास इंटेलिजेंस एजेंसी का अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो होगा। ये तो रहा इसका इवोल्यूशन का बात। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूके 1946 के अंदर एग्री करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी। फिर कोल्ड वार पीरियड के अंदर कनाडा बोलता है भैया मेरे को भी ज्वाइन कर लो, 1948 के अंदर ये भी ज्वाइन कर लेता है। फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 1956 के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसा पूछा जा सकता है 5 आईज इंटेलिजेंस अलायंस के अंदर लास्ट किसने ज्वाइन करा, ठीक है, लास्ट कौन सी कंट्री ने? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने लास्ट में साथ यहाँ पर ज्वाइन करा। तो ये इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब आपस के अंदर इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रही हैं, ठीक है। जैसे लीड एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, यूके की गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया सिग्नल्स डायरेक्टरेट, राइट। ये सारी सारी ग्रुप्स जो है, इसकी बहुत सारी एजेंसीज, इन सब कंट्रीज की आप अप्रोक्सीमेटली 20 एजेंसीज जो है इन सब कंट्रीज की, वो क्या कर रही है? आपस के अंदर इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रही है। तो देखो, 5 आईज is a multilateral intelligence sharing network shared by over 20 different agencies of 5 English speaking country, Australia, Canada, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसको 5 आईज इसलिए बोला जाता है क्योंकि 5 आंखें यहाँ पर देख रही हैं, राइट। ऑब्जेक्टिव, पहले ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था यूएसएसआर के खिलाफ इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या करती थी? इंफॉर्मेशन गैदर करती थी। अब इसका क्या काम है? अब देखिए, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, ठीक है, टेररिज्म और अदर कोई भी ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट इनके पास होगा, तो सिक्योरिटी थ्रेट के अगेंस्ट में ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग यहाँ पर करती है, राइट।
आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द 5 आईज। नेक्स्ट है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी न्यूज के अंदर रहता है। अब यहाँ पर ये समझिए मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम है क्या, ये हम इसके अंदर समझते हैं। देखिए 1987 के अंदर जी7 कंट्रीज के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कोई मेरे को बताएगा यहाँ पे जी7 कंट्रीज में कौन कौन सी आती हैं? ठीक है, मैंने आपको याद करा था, एक रिच मैन थे, ठीक है, वो फ्रेंच फ्राइज खा रहे थे, राइट, लेज खा रहे थे, ठीक है, रिच मैन थे, फिर उन्होंने पान भी खाया था, ठीक है। तो रिच के अंदर देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूके तो आएगा ही, ठीक है। उसके बाद रिच पर्सन थे, वो क्या कर रहे थे, फ्रेंच फ्राइज खा रहे थे, तो फ्रांस, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि ही कैन डू एनीथिंग, रिच मैन कैन डू एनीथिंग, कनाडा, ठीक है। फ्रेंच फ्राइज खा रहे थे और लेज खा रहे थे तो इटली। और इसके बाद इटली के बाद फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर पान भी खाया था उन्होंने, तो जापान, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, राइट। और एक था मैन थे ना, रिच मैन, तो जर्मनी। देखो याद रहता है, ऐसे ऐसे याद करोगे तो याद रहेगा, ठीक है। जी7 के अंदर ये सारी कंट्रीज यहाँ पर आती है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो जी7 कंट्रीज ने ये सोचा कि हम क्या करें, हम एक काम करते हैं कि न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स है, न्यूक्लियर, केमिकल, ठीक है, और बायोलॉजिकल वेपन्स है, इनका प्रोलिफरेशन हमको खत्म करना है। बायोलॉजिकल वेपन्स, इनका प्रोलिफरेशन हमको खत्म करना है, कोई इसका अटैक ना करे। तो अटैक करने का एक तो तरीका है, इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दो, जैसे हम देखते हैं सीटीबीटी, एनपीटी, ये एक कुछ कुछ ट्रीटीज हैं जिनके ऊपर इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है। दूसरा रेस्ट्रिक्शंस कैसे लगा सकते हैं इनके ऊपर, ठीक है, वो है एमटीसीआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। मिसाइल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करके, देखो मिसाइल क्या होता है, मिसाइल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि आप किसी एक जगह से दूसरी जगह उसको फेंकते हैं, ठीक है। मिसाइल जैसे एक आपने पत्थर भी फेंका ना, तो दैट इज ऑल्सो ए मिसाइल। मिसाइल मतलब जो हवा के अंदर जाता है और दूसरी जगह जाकर गिर जाता है। अब ये कोई भी न्यूक्लियर अटैक करेगा तो उसको मिसाइल की जरूरत होगी, कि न्यूक्लियर वेपन लगाएगा तो मिसाइल के अंदर ही, ठीक है, केमिकल वेपन लगाएगा तो मिसाइल के अंदर ही, बायोलॉजिकल वेपन लगाएगा तो मिसाइल के अंदर ही। अगर हम मिसाइल टेक्नोलॉजी इसको अगर कंट्रोल कर लें तो इनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये है कि जी7 कंट्रीज ने एक ग्रुप बनाया और जी7 कंट्रीज ने कहा कि भाई देखिए हमें क्या करना चाहिए, हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना चाहिए। इसके कंट्रोल करने से ये तो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएंगे, बिकॉज बिना मिसाइल के न्यूक्लियर वेपन का क्या हाथ से तो फेंकोगे नहीं, है ना, हाथ से तो फेंकोगे नहीं, केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, तो क्या करोगे, मिसाइल का यूज करना पड़ेगा। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो यहाँ पर हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन को भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ग्रुप एम्स टू स्लो द स्प्रेड ऑफ द मिसाइल्स एंड अदर अनमैन्ड डिलीवरी टेक्नोलॉजी दैट कुड यूज्ड फॉर केमिकल, बायोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर अटैक्स, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा गया, यहां पर ग्रुप ने ऐसे बोला गया, इस ग्रुप ने ऐसे बोला गया, देखो भाई हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि कोई भी, जैसे मान लो मेरे पास एक मिसाइल है, ठीक है, मेरे पास एक मिसाइल है, वो बहुत बड़ी रेंज तक जाती है, ठीक है, बहुत बड़ी रेंज तक जाती है, तो मैं इसको एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं किसी दूसरे को नहीं दूंगा, क्योंकि वो उस मिसाइल को यूज करके क्या कर सकता है, न्यूक्लियर वेपन लगा सकता है उस मिसाइल के अंदर। तो वो जब उसके पास मिसाइल नहीं पहुंचेगी तो इतनी दूर तक वो न्यूक्लियर वेपन भी नहीं पहुंचा पाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें एक रेंज बोला गया कि देखो 300 किलोमीटर दूर तक जाने वाली मिसाइल प्लस उसके अंदर एटलीस्ट 300 किलोमीटर तक जाए, प्लस उसके अंदर 500 केजी का पेलोड लगाकर अगर आप भेज रहे हैं, ठीक है, ऐसी टेक्नोलॉजी अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो उसको एक्सपोर्ट मत करें। इस ग्रुप के मेंबर्स ने कहा कि हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, दूसरी कंट्रीज को हम नहीं देंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं, समझ में आएगा। रिजीम अर्ज मेंबर्स, मेंबर्स को अर्ज कर रहे हैं, विच इंक्लूड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर मिसाइल मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, टू रेस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट ऑफ द मिसाइल एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी कैपेबल ऑफ कैरिंग ए 500 केजी पेलोड एटलीस्ट 300 किलोमीटर। ऐसी मिसाइल्स आप बनाओ तो सही, पर इसको किसी को दो मत, एक्सपोर्ट मत करो, किसी नॉन मेंबर को एक्सपोर्ट मत करें, ठीक है। और डिलीवरिंग एनी टाइप ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन टू द नॉन मेंबर्स, किसी भी नॉन मेंबर्स को आप क्या करें, इस तरह से डिलीवर ना करें। अब यहाँ पे वर्ड अर्ज लिखा हुआ है, अर्जी लगा रखी है इसके अंदर, अर्ज कर रहे हैं साहब हम आपसे, ठीक है। तो ये नॉन बाइंडिंग है, दिस इज नॉट लीगली बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग, नॉट लीगली बाइंडिंग है, ये आपको याद रखना है। एमटीसीआर इज नॉट लीगली बाइंडिंग, इट इज नॉट ए ट्रीटी, it is what it is, it and does not impose any legal binding obligation on the partners। ये एक रिजीम है,
दिस इज नॉट ट्रीटी, दिस इज ए रिजीम, और ये कोई भी ऑब्लिगेशन, लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन पार्टनर्स पे नहीं लगाती, रेदर इट इज इनफॉर्मल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द स्टेट, जिससे कि प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी को रोका जा सके। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज हूथीज रेबल्स इन द रेड सी। ठीक है, हूथीज जो है वो कौन है, ये हमको इसके अंदर समझना होगा। अभी इन्होंने बहुत ही ज्यादा आतंक मचा रखा है, ये क्या है ये हमको इसके अंदर समझना होगा, राइट। तो देखो हूथीज जो है ना, एक तरह से यमन के अंदर रहने वाले शिया मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स का ग्रुप है, दैट इज सपोर्टेड बाय, है ना, दैट इज सपोर्टेड बाय व्हाट, दैट इज सपोर्टेड बाय द ईरान। ईरान जो है शिया मुस्लिम का सपोर्टर है, ठीक है। और एक तरह से ये एक प्रॉक्सी ग्रुप है यमन के अंदर। यमन के अंदर किसका बनाया गया, ईरान का बनाया गया, ठीक है, ईरान का बनाया एक प्रॉक्सी ग्रुप है। यहाँ पर देखो, ये देखो, ये जो एरिया है ना, दिस एरिया सना, सना एरिया नाम से है ये, ठीक है ना। तो ये एरिया जो है, इसके अंदर बहुत सारे हुतीज रहते हैं, हुतीज, यमन के अंदर ये एरिया है, ठीक है, यमन के अंदर ये एरिया है, इसके अंदर बहुत सारे हुतीज रहते हैं। अब ये देखिए रेड सी के ऊपर ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा अटैक कर रहे हैं। कोई भी शिप जा रहा है रेड सी के अंदर, पर्टिकुलर कंट्रीज का है, कुछ कंट्रीज का है, ये बताएंगे अभी हम, उसको अटैक करके यहाँ पे डैमेज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरह से इंटरनेशनल थ्रेट ये क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर रेड सी के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हुतीज है क्यों, है कौन, और ये अभी रेड सी के ऊपर क्यों पीछे पड़ गए, रेड सी को क्यों खून से लाल करना चाह रहे हैं, ये सब चीजें हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। तो देखो, आर एन armed political religious group which champions Yemen's Shia Muslim minority Zaydis, ठीक है, उनको Zaydis बोलते हैं इन माइनॉरिटीज को, उसको उसके राइट्स को सिक्योर करने की यहाँ पर बात है, ठीक है। ये एक्चुअली ईरान का एक प्रॉक्सी ग्रुप है, ईरान का बहुत सारे प्रॉक्सी ग्रुप है, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर, जैसे लेबनान के अंदर है, ठीक है, हिजबुल्लाह ग्रुप, राइट। इसी तरह से यहाँ पर हुतीज जो है दैट इज इन द यमन, ठीक है। तो इसको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस भी बोला जाता है इन ग्रुप्स को, अगेंस्ट इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वाइडर वेस्ट, ठीक है, अलॉन्ग विद आर्म्ड ग्रुप सच एज हमास, लेबनान, हिजबुल्लाह मूवमेंट्स। इसके साथ साथ ये, जैसे ये लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह मूवमेंट है, उसी तरह से यमन के अंदर हुतीज है, ठीक है। इन अर्ली 2000 द हुतीज फॉट ए सीरीज ऑफ रेबेलियन अगेंस्ट यमन्स लॉन्ग टाइम अथॉरिटेरियन प्रेसिडेंट अली अब्दुल सलेह। इसके इनके खिलाफ उन्होंने क्या करा था, मोर्चा खोला था। अब ये चाहते हैं कि हमको और ज्यादा, हमको इस यमन वाले एरिया के अंदर हमको क्या मिले, हमको ऑटोनॉमी यहाँ पर मिले, ठीक है। 2015 के अंदर रेबल सीज लार्ज पार्ट ऑफ द वेस्टर्न यमन एंड फोर्स मिस्टर हेदी टू फ्ली अब्रॉड, ठीक है, उनके खिलाफ ये मूवमेंट चला था। 2015 के अंदर उन्होंने वेस्टर्न पार्ट जो है यमन का, बहुत सारा वेस्टर्न पार्ट जो मैंने अभी आपको दिखाया था, वो उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। नेबरिंग सऊदी अरेबिया फियर्ड द हुतीज वुड टेक ओवर द यमन एंड मेक इट सैटेलाइट ऑफ इट्स राइवल ईरान, ठीक है। आप देख रहे हैं सऊदी अरेबिया और ईरान के अंदर लड़ाई रहती है, तो सऊदी अरेबिया बहुत घबराता है, ठीक है, क्योंकि यमन का नेबर है सऊदी अरेबिया, वो बहुत घबराता है कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा यमन जो है वो क्या करे, ये एक तरह से कौन ले लें, एक तरह से हुतीज ले लें, और इसके बाद फिर हमारे तो यहाँ पर एक तरह से बिल्कुल ठीक नीचे हमारे क्या हो जाएगा, एक तरह से हमारा राइवल, राइवल जो है ईरान, उसका एक तरह से राइवल ग्रुप यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। हुतीज कंट्रोल साना एंड नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ द यमन इंक्लूडिंग रेड सी कोस्ट लाइन, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर देखिए, ये रेड सी कोस्ट लाइन पूरी की पूरी इन्होंने यहाँ पर कवर कर रखी, यहाँ पर इस तरह से कवर कर रखी है। तो यहाँ पर रेड सी के अंदर जो भी शिप जा रहे हैं वो इनके सॉफ्ट टारगेट होते हैं। अब बात यह है कि इन्होंने रेड सी के ऊपर अटैक करना क्यों शुरू कर दिया, रेड सी शिप्स के ऊपर अटैक क्यों करना शुरू कर दिया, ये अपन को इसके अंदर समझना होगा। देखियो, इजराइल और हमस, ठीक है, इनके बीच में युद्ध चला था, ठीक है, आपने देखा थोड़े दिनों पहले ही अभी खत्म हुआ है, ठीक है, सीज फायर हुआ है, पता नहीं खत्म हुआ या वापस इनिशिएट हो जाएगा। इनके बीच में, इजराइल और हमस के बीच में युद्ध हुआ था। तो इजराइल ने हमस को बहुत सारा, यहाँ पर हमस का पूरा गाजा पट्टी के अंदर बहुत सारा नुकसान करा था, राइट, गाजा स्ट्रिप के अंदर। तो बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन भी हुए थे। अब ये जो ग्रुप है हुतीज, ये मुस्लिम्स का एक तरह से प्रोटेक्टर ग्रुप है कि मुस्लिम्स को कोई छेड़ेगा नहीं, राइट। तो ये एक तरह से क्या है, इसने उसका बदला चुकाने के लिए, इन रेस्पॉन्स ऑफ द वार इन द गाजा स्ट्रिप द हुती स्टार्टेड फायरिंग ड्रोन्स एंड मिसाइल टुवर्ड द इजराइल। बट अब उससे उनसे इससे बात नहीं बनी, इजराइल ने उनकी सारी मिसाइल विसाइल को चकनाचूर कर दिया, ठीक है ना। तो 19 नवंबर को हुतीज हाईजैक्ड कमर्शियल शिप इन द रेड सी, रेड सी के अंदर कुछ कमर्शियल शिप को, एक कमर्शियल शिप को इन्होंने क्या करा, एक तरह से इन्होंने हाईजैक कर लिया। दे हैव सिंस लॉन्च्ड डजन्स ऑफ द मिसाइल्स एंड ड्रोन अटैक ऑन द कमर्शियल शिप्स। तब से उनको मजा आने लग गया और वो कमर्शियल शिप्स के ऊपर अटैक करने लगे, मतलब इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो रेड सी के अंदर जो कमर्शियल शिप्स थे उनके ऊपर ही अटैक करने लग गए, राइट।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने सारे रेड सी के ऊपर जो है ये वाला जो एरिया है वो बड़ा ही डेंजरस हो गया है ना, और ये इस तरह से हरकतें करने लग गए यमन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब रेड सी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, व्हाट इज रेड सी। रेड सी एक तरह से सी इनलेट है ऑफ इंडियन ओशन लाइंग बिटवीन द अफ्रीका एंड द एशिया। ये देखिए ये एशिया है, ठीक है, वेस्ट एशिया यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और ये अफ्रीका है। इनके बीच में एक सी का इनलेट जो है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज वाटर का इनलेट जो है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज रेड सी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है इसके अंदर। ठीक है, आप यहाँ पर रेड सी को देखिए, ये रेड सी है, ठीक है, राइट। और इसके अंदर यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसकी नेबरिंग कंट्रीज सऊदी अरेबिया, सूडान, इजिप्ट, इरिट्रिया, ठीक है, यमन एंड जुबाइटी, ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी गल्फ भी है, गल्फ ऑफ एडन, बबल मंडेब स्ट्रेट, ठीक है, ये भी इसके अंदर है, रेड सी के अंदर ही है, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसके ऊपर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। टू इट्स नॉर्थ लाई द सिनाई पेनिनसुला, नॉर्थ के अंदर अगर हम देखेंगे इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो सिनाई पेनिनसुला है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है, गल्फ ऑफ अकाबा भी इधर कहीं दिखेगी आपको, ठीक है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर एंड गल्फ ऑफ स्विस, स्विस कैनाल की गल्फ जो है, गल्फ ऑफ स्विस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो ये स्विस कैनाल है, ये जो है दैट इज नोन एज गल्फ ऑफ स्विस, गल्फ ऑफ स्विस, गल्फ ऑफ अकाबा, यहाँ पर इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, देखिए रेड सी के नॉर्थ के अंदर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ये गल्फ ऑफ एडन यहाँ पर आपको दिख रही होगी, गल्फ ऑफ एडन इज देयर, राइट। चलिए नेक्स्ट इज अरब लीग। अरब लीग क्यों बनी थी, ठीक है, अरब लीग भी एक तरह से मुस्लिम्स के प्रोटेक्टरेट ग्रुप की तरह यहाँ पर बनी थी, ठीक है। अरब लीग अभी न्यूज के अंदर इसलिए है बिकॉज अरब लीग रिसेंटली वेलकम बैक सीरिया, सीरिया को इन्होंने निकाल दिया था, अब यहाँ पे सीरिया को वापस से वेलकम बैक करा है, सीरिया वापस से इसका मेंबर बन चुका है, ठीक है। ये एक तरह से 1945 के अंदर बनाया हुआ ग्रुप है, ठीक है। और एक्चुअली ये इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो युद्ध हो रहा, जो इसराइल और पैलेस्टीन का इशू था उसके अंदर पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हुए ये ग्रुप बनाया गया था अरब लीग, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर आप देखिए अरब लीग इज रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग अरब स्टेट्स इन द मिडिल ईस्ट एंड द पार्ट ऑफ अफ्रीका, राइट। अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के अंदर जो अरब स्टेट्स हैं उनका एक ग्रुप है, राइट। कब बना था? 1945 के अंदर बना था, 22 मार्च 1945 के अंदर। और इजिप्ट के अंदर ये बनाया गया था, ये आप इसके अंदर याद रखें। अरब लीग वाज क्रिएटेड टू ब्रिंग द मेंबर्स ऑफ द लीग टुगेदर टू सॉल्व द कॉमन प्रॉब्लम दैट द अरब सोसाइटी आर फेसिंग। और उस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो इजराइल पैलेस्टीन का इशू था, राइट। मेंबर ऑफ द लीग कम टुगेदर ऑन द मैटर्स ऑफ द इकोनॉमिक्स, कम्युनिकेशन, कल्चरल, नेशनलिटी, सोशल वेलफेयर, हेल्थ, इन सब के ऊपर ये बातचीत करते हैं। और आपस के अंदर कोई अगर कंफ्लिक्ट है तो उसको सुलझाने के लिए भी अरब लीग का एक बड़ा सिग्निफिकेंस है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, राइट। अब इसके अंदर आप कम से कम इसके अंदर फाउंडिंग मेंबर्स तो याद रखें कि फाउंडिंग मेंबर्स के कौन थे, क्योंकि इसके अंदर 22 अरब कंट्रीज है अभी, ठीक है। बट आपको फाउंडिंग मेंबर तो उसका याद रखना होगा। फाउंडिंग मेंबर स्टेट्स इंक्लूड इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, इराक, ट्रांस जॉर्डन, पहले इसको ट्रांस जॉर्डन बोला जाता था जॉर्डन को, ठीक है, सऊदी अरेबिया एंड यमन, ये जो है फाउंडिंग मेंबर स्टेट्स यहाँ पर हैं, ठीक है। 22 अरब कंट्रीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेंबर स्टेट ईच हैज वन वोट ऑन द लीग काउंसिल, ठीक है, हर एक के पास वन वोट है, विद डिसीजन बाइंडिंग ओनली ऑन दोज हु हैव वोटेड इन द फेवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। यहाँ पर मान लीजिए 22 मेंबर कंट्रीज है, ठीक है, 22 मेंबर कंट्रीज में से मान लो 15 मेंबर कंट्रीज ने यस बोला, ठीक है, बाकी जो मेंबर कंट्रीज है 7 मेंबर कंट्रीज ने नो बोला, तो यस हो जाएगा, डिसीजन यस हो जाएगा, है ना। डिसीजन यस तो हो जाएगा पर इन्हीं कंट्रीज के ऊपर ये लागू होगा, ये कंट्रीज के ऊपर फॉलो नहीं भी करे ये डिसीजन तो दैट इज नॉट मैंडेटरी कि ये कंट्री फॉलो करे कि नहीं करे, इन्हीं कंट्रीज को मैंडेटरी फॉलो करना पड़ेगा, जो यस बोला है उनको ही मैंडेटरी फॉलो करना होगा, राइट। इसके बाद अरब लीग्स मैंडेट फोकसेस ऑन, अगर आप देखें, स्ट्रेंथनिंग रिलेशन बिटवीन इट्स मेंबर स्टेट, कोऑर्डिनेशन ऑफ देयर पॉलिसीज, कोऑपरेशन बिटवीन देम व्हाइल सेफगार्डिंग द इंडिपेंडेंस सोवरेनिटी ऑफ ईच मेंबर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इज ब्लैचले डिक्लेरेशन। ब्लैचली डिक्लेरेशन क्या है ये अपन इसके अंदर ब्लैचली डिक्लेरेशन, इसको ब्लैचली डिक्लेरेशन बोलेंगे। ब्लैचली डिक्लेरेशन क्या है ये हम इसके अंदर समझेंगे। ब्लैचली डिक्लेरेशन एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डिक्लेरेशन है, इंटेलिजेंस, ठीक है। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे फायदे हैं तो बहुत सारा नुकसान भी है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि बहुत सारे फायदे हैं। मशीन्स के अंदर अगर आप देख रहे हैं कि मशीन के अंदर आप नॉलेज डाल रहे हैं
है ना, आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जिसके अंदर मशीन जो है इंसानों को कंट्रोल करने लग जाती है, राइट। ऐसे बहुत सारी रिस्क भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, तो उसको सारी रिस्क को डिस्कस करने के लिए एक तरह से ब्लेशली डिक्लेरेशन यहाँ पर साइन करा गया है, ठीक है। aims to enhance global collaboration on artificial intelligence safety. It has two-fold focus, ठीक है, identifying shared AI related risk and enhancing scientific understanding of this risk, creating cross country policies to address them, ठीक है, क्रॉस कंट्री पॉलिसीज बनाए, क्योंकि देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा तो नहीं है एक कंट्री का ही है, ठीक है है ना, एक कंट्रीज का ही है, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर अगर मान लो देखो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, बॉर्डरलेस है ना, एक तरह से बॉर्डरलेस, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ ये समझना एक बार, बॉर्डरलेस है भाई, यहाँ से बटन दबाया और हो सकता है कि यहाँ पर इफेक्ट पड़ गया, ठीक है, दूसरी कंट्री के अंदर, दूसरी कॉन्टिनेंट के अंदर इफेक्ट पड़ी, तो दिस इज ए बॉर्डरलेस। जब तक सब मिलकर एक इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाएंगे, ठीक है, तब तक काम नहीं चलेगा भाई, ये तो रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो फिर इफेक्ट पड़ जाएगा ना। तो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, ग्लोबल एक तरह से इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए ऑन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ब्लैशली डिक्लेरेशन क्या है ये मैंने आपको इसके अंदर बताया, एक वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। ब्लैशली जो है ये डिक्लेरेशन जो है, ये ब्लैशली नाम क्यों है इसका, बिकॉज ये एक पार्क है, ठीक है, कहाँ पर, ब्लैशली एक पार्क है जर्मनी के अंदर, मैं बताऊंगा इसको पूरा आपको डिटेल के अंदर, पहले ये समझिए। एआई सेफ्टी समिट brought together nations, computer scientists and tech leaders to address the challenges and opportunity posed by the artificial intelligence। देखो ब्लैशली जगह का नाम है, आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या था कि एक तरह से कि जर्मनी ने, ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर, सॉरी ये ब्लैशले पार्क जो है यूनाइटेड किंगडम के अंदर है, जर्मनी ने, ऐसे समझो जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर जर्मनी ने बहुत सारी जो था इंटरसेप्शंस, मतलब इंटरसेप्ट, एक कोड वर्ड के अंदर ये बात करती है, इसकी शिप्स जो थी ना वो कोड वर्ड्स के अंदर बात करती है जर्मनी की शिप्स। अब इन शिप्स के कोड वर्ड्स को डिकोड करने के लिए एक टीम ऑफ साइंटिस्ट यहाँ पर काम करी, ठीक है, कि जर्मनी की यू बोट को, जो जर्मनी यू बोट थी ना, वर इन्फ्लिक्टिंग हैवी लॉसेस ऑन द लाइट शिपिंग्स, ठीक है, तो इनको इनको समझने के लिए कि ये क्या कोड वर्ड के अंदर किस तरह से बात कर रहे हैं, ठीक है, इन कोड को डिकोड करने के लिए एक तरह से ब्लैशले पार्क के अंदर, ठीक है, हट एट ब्लैशले पार्क के अंदर एक हट एट नाम की टीम को बनाया गया, ठीक है। हट एट मतलब यह है, इसका काम यह था कि जर्मन बोर्ड्स जो आपस के अंदर बात कर रहे हैं कोड वर्ड्स के अंदर, उसको डिकोड किया जाए, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। ब्लेशले पार्क इज हिस्टोरिकल साइट रिगार्डेड एज वन ऑफ द बर्थ प्लेस, तो उसके लिए एक तरह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेक्नोलॉजीज डेवलप करी गई थी और फाइनली इसको क्या कर दिया था, इसको डिकोड कर दिया गया था, राइट। तो ये देखो, ट्यूरिंग आल्सो वर्क टू डिक्रिप्ट मोर कॉम्प्लेक्स जर्मन नेवल कम्युनिकेशन। ट्यूरिंग जो थे ये एक यहाँ पर इनकी ही टीम थी, राइट, ये पूरा हार्ट एट जो था वो उनकी ही टीम थी। दैट हैज डिफीटेड मैनी अदर्स एट ब्लेशली, ठीक है। और यहाँ पे जर्मन यू बोट्स वर इन्फ्लिक्टिंग हैवी लॉसेस ऑन द लाइट शिप्स एंड नीड टू अंडरस्टैंड देयर सिग्नल्स वाज क्रूशियल। इसके लिए उन्होंने क्या करा था, इसके लिए यहाँ पर इन्होंने एक टेक्निक डेवलप करी थी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस के अंदर यहाँ पर एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट इस प्लेस को माना जाता है, एंड रिनॉट फॉर इट्स पिवटल रोल इन वर्ल्ड वॉर सेकंड कोड ब्रेकिंग, ठीक है। तो वर्ल्ड फर्स्ट सेमी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर्स यहाँ पर बनाए गए थे, वर डिप्लॉयड सच एज कोलोसस यूज्ड टू डिफीट द जर्मनी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर जर्मनी की यू बोट जो थी उनके बीच में जो इंफॉर्मेशन का शेयरिंग होता था उसको डिकोड करने के लिए ब्लैशली पार्क के अंदर, एक तरह से यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो है ब्लैशली पार्क, यहाँ पर क्या करा गया था, यहाँ पर सेमी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर्स डिप्लॉय करे गए थे और लास्ट के अंदर उन्होंने ये डिकोड कर भी लिया था कि भाई ये क्या है, और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर। अदरवाइज जर्मनी की यू बोट जो थी वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थी अलाइड पावर्स को, ठीक है। द समिट, अब जो समिट है इसके अंदर अगर हम देखेंगे ग्राउंड ब्रेकिंग एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ग्लोबल समिट यहाँ पर हुई थी, ठीक है, साइन बाय 28 मेजर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इसके अंदर ये बताया गया कि देखो हमको इंटरनेशनल कॉपरेशन करना पड़ेगा एआई रिलेटेड रिस्क के अंदर, ठीक है, रेगुलर एआई सब सेफ्टी समिट यहाँ पर करनी होगी, वही कि which may cause serious harm either deliberate or unintentional particularly in the domains like cyber security, biotechnology, disinformation, इन सब के बारे में हमको समझना होगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। प्लीज पढ़ते रहें, ठीक है, यही समय है, इसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है, लेस देन 2 months आर देयर, ठीक है।
और इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।